हेलो स्टूडेंट, आज हम लीनियर अलजेब्रा की क्लास नंबर 5 कर रहे हैं। देखिए, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए टी ट्रांसफॉर्मेशन है जो लीनियर स्पेस यू एफ से लीनियर स्पेस किस में है, वी एफ में। बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ यू एफ इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसको वेक्टर स्पेस बोलते हैं यू एफ और वी एफ को। देन आर टी इज ऑल्सो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी एफ। देखिए भी, आर टी का मतलब रेंज सेट। आपको पता है रेंज हमेशा कोडोमेन की क्या होती है, सबसेट, और इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। तो हमें याद रखना है जो रेंज स्पेस हमारा बनेगा वो किसका सबस्पेस होएगा, कोडोमेन वी एफ का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी जो V4R से V3R में जा रही है, मतलब इसमें 4 टपल्स हैं तो इसमें 3 टपल्स हैं। हमें उसकी बेसिस और डायमेंशन बतानी है, नलिटी ऑफ टी की और रैंक ऑफ टी की। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ आर एन आर हो तो n होती है, डायमेंशन ऑफ आर की क्यूब r हो तो 3 होती है, और डायमेंशन ऑफ R4R हो तो 4 होती है। अब हमारे पास यहाँ पे V4 है तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 4। ओके, 4 है तो ये क्या हो गया, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कैसे जा रही है, यू एफ वेक्टर स्पेस से वी एफ वेक्टर स्पेस तक। इसका मतलब है U ओवर F, F का मतलब फील्ड। नेक्स्ट देखिए, आर टी जो रेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस जो होता है वो क्या होती है, स्पैन किसके द्वारा होती है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, हमें पता है जो रेंज है, रेंज कब आता है, जब भी कोई फंक्शन जैसे लगता है तो रेंज आ जाती है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी तो रेंज मिलेगी हमें। तो रेंज क्या आएगी, टी ऑफ U1, टी ऑफ U2 और टी ऑफ UN। सिंपल सी बात है, जो इमेजेस बनती है हमारी वही हमारी रेंज हो गई। ओके, अब नाउ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ r की पावर 4r की हम स्टैंडर्ड बेसिस पे काम करेंगे। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, 1 ट्रिपल जीरो, फिर 0 1 डबल जीरो, मतलब एक बार 1 को दूसरी पोजीशन पे ले जाओ, एक बार तीसरी पोजीशन पे, एक बार चौथी पोजीशन में। तो ये हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड बेसिस। अब हम बात करेंगे कि क्या इसमें कितनी बेसिस आएंगी, मतलब जितनी फाइनाइट डायमेंशन स्पेस आती है उतनी बेसिस होंगे। अब देखिए, टी ऑफ ए बी सी डी हमें क्या दे रखा है, a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस 2c माइनस डी, ए प्लस बी प्लस 3c माइनस 3d, ये हमें गिवन है। अब हम बात करेंगे T1 0 0, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस फर्स्ट पुट करनी है इसमें। तो A की जगह 1, B की जगह 0, C की जगह 0, D की जगह 0, तो ये क्या बच गया, 1। ऐसे ही A की जगह क्या पुट करना है, 1, बाकी सभी 0, तो 1, यहाँ पे भी 1, बाकी सभी 0, तो हमारी 1 1 1 होगी। ऐसे ही हमारे पास T0 1 डबल 0, इसको पुट करेंगे वैल्यू आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट को पुट करने पर वैल्यू आएगी। तो हमने 4 पुट किया और हमें 4 वैल्यू मिल गई है। नाउ अब हम इसकी कैसे लिखते हैं, याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन वाले एलिमेंट्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, जबकि अपन वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं भाई, स्केलर में। आइगन वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, सॉरी, कॉलम्स के अंदर। स्केलर बोल गए, कैसे लिखते हैं, कॉलम्स के अंदर। और ट्रांसफॉर्मेशन वाले एलिमेंट्स को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल रो वाइज लिखते हैं। तो देखिए, पहला क्या है हमारे पास, 1 1 1, तो हॉरिजॉन्टल R1 में आ गया, R1 रो में आ गया। अगला क्या है, -1 2 1, -1 2 1 आ गया। नेक्स्ट है 1 2 3, देखिए 1 2 3, उससे नेक्स्ट है 1 -1 -3, ये हमने लिख दिया। इतना हमारा हो गया। अब देखिए नलिटी क्या होती है, नलिटी नल स्पेस क्या होता है, जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद वैल्यू क्या आ जाए, 0, उसको हम क्या बोलते हैं, नलिटी। ठीक है, नल स्पेस बोलते हैं। अब ABCD मतलब U की वैल्यू क्या है, ABCD, जिस पर लगाने के बाद वो क्या बन जाए, 0 0। हमें पता है 4 ट्रिपल से 3 बन रहे हैं क्योंकि वो V4R से V3R बन रहा है। अब हमने यहाँ पे पहले की वैल्यू पुट करी, A माइनस बी प्लस सी प्लस डी। अगला हमारे पास ये है, उससे नेक्स्ट हमारे पास ये है। तो 3 टपल्स हमें दे रखे थे, अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे। मुझे एक बार बताइए, 0 0 0, तो ये 0 ही बनेगा। इसमें भी देखिए, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ ABCD की, तो ये भी पूरा 0 बनेगा, ये भी पूरा 0 बनेगा। तो इसका मतलब हमें ये मिल गया है। तो सबको 0 के इक्वल रख दिया, तो हमारे पास ये कितनी इक्वेशन आ गई, 3। कितनी इक्वेशन आ गई, 3। तो नलिटी ऑफ टी, नल स्पेस या नल स्पेस कैसे निकाला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। नाउ अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है, AX बराबर 0, ये मैट्रिक्स होती है जिसमें B की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हम इंडेक्स मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसे A। अब हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए याद रखना, A इंडेक्स B ऐसे बनाएंगे। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या थी,
1 -1 1 1, मतलब जो हमें 4 टपल्स दे रखे थे वो ए की वैल्यू थी। 4 टपल्स क्या थे हमारे पास, 1 -1 1 1 1 0 2 -1 1 1 3 -3, जो ये हमें गिवन थे ये हमें। देखिए ये कैसे आ गए, मतलब इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आ गए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन बन गई ना, 1 -1 1 1 1 बी 0 है, 2 और माइनस का 1, ऐसे ही 1 1 3 -3, ठीक है, ये हम उसमें पुट कर देंगे। इतना हो गया, ओके। नाउ बी की वैल्यू 0 0 पुट कर दी। अब इसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाएँ, मतलब रो इक्विवेलेंट फॉर्म बना पाएँ। तो अब हमने क्या किया इसमें, देखिए अब इस पर ऑपरेशन लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, ऑपरेशन। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, नाउ चेंज ए इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अब देखिए ए मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स वही है जो हमने लिखी थी, एक मिनट, 1 2 3, हाँ ए मैट्रिक्स देखिए हमारी ये वाली है, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद 4 टपल्स की आई है, ठीक है, वो हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स। क्या है हमारी ए मैट्रिक्स, तो पहले उसको हम यूज करेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 -1 2 3 1 2 3 1 -1 -3, इतना हो गया। अब मैं इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, मतलब 1 0 0 0 0, देखो 1 यहाँ पे 1 आना चाहिए, फिर कहाँ पर 1 आना चाहिए, सेकंड पे 1, फिर थर्ड पे 1, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। देखिए जैसे हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पर R2 + R3, R2 + R3 क्या रहा, तो 1 में 1 जोड़ा, देखो R2 पर ऑपरेशन लगाया है तो 1 1 1, ये तो एज इट रहेगी। -1 में 1 जोड़ा 0, 2 में 1 जोड़ा 3, सॉरी हमें R2 और R3 को जोड़ना है। 1 में -1 जोड़ा 0, 2 में 2 जोड़ा 4, 3 में 1 जोड़ा 4, बाकी R3 पे लगा दिया R3 - R4 ताकि वो 0 बन जाए। 1 में से 1 गया 0, ठीक है। ऐसे ही 2 में से -1 गया तो प्लस का 3, और 3 में से माइनस प्लस का 6 हो गया, तो हमारे पास ये 2 0 बन गए। अब इसी तरीके से R4 पे लगाऊंगी क्योंकि इसको भी 0 बनाना है, R4 में से R1 घटा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ऑपरेशन लगाएंगे। अब हमारे पास R4 में इस वाले को 0 बनाने के लिए मैं इसके दुगने में से इसको जोड़ दूंगी, वो मैंने जोड़ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने वाली है। बस इस किसकी कमी है, इस 3 की, है ना। तो अब नाउ हमें क्या देखना है, RT की रेंज स्पेस हमें पता है किसके द्वारा स्पैन है, जो हमें बेसिस दे रखी थी। क्या क्या दे रखी थी हमें, 1 1 1 0 1 2 1 1 1 B 0 1 2, ये हमें दे रखे थे वेक्टर्स, सॉरी ये हमें गिवन थे। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ इनकी, देखिए हमें A B C D इसमें 4 निकालने थे, तो ये हमारे पास ये है ना इक्वेशन, 1 -1 1 1 1 1 0 1 -2। देखो जो ऑपरेशन हमने क्या किया, इसको भी इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो R2 में से R1 घटाकर ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगी, जैसे A - B + C + D = 0। ऐसे ही ये क्या बनेगा, B + C - 2C = 0। तो नलिटी ऑफ 2, और यहाँ पे इसको लिखूँगी तो वही 2B + 2C - 4D। देखिए ये क्या बनेगा, 2B + 2C - 4D = 0। 2 कॉमन लेने के बाद B + C - 2D = 0। इस तरीके से हमारी इक्वेशन आएगी, ये D है, B + C 2D। अब मुझे बताइए ये और ये क्या है, सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ इक्वेशन कितनी बनी है, 2। कितनी बनी है, 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, नलिटी ऑफ T कितनी हो गई, 2। तो याद रखना नलिटी क्या होती है, जितनी नंबर ऑफ़ आपकी इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पे डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ अननोन माइनस नंबर ऑफ़ लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन। कितनी रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, 2। तो जितनी रेस्ट्रिक्शन है वो नलिटी हो गई। तो टोटल 4/4 की थी वो, तो 4 - 2 बराबर कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे डायमेंशन उसकी कितनी आ गई, 2। तो याद रखना इस तरीके से हम डायमेंशन को निकालते हैं। तो देखिए दोबारा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें जो बेसिस और डायमेंशन निकालनी थी नलिटी ऑफ T की और रैंक ऑफ T की। सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो हम इसमें स्टैंडर्ड बेसिस को ले लेंगे। 4 है तो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस कितनी हो जाएगी, 4। फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन को इसके ऊपर लगा के देखेंगे। देखिए हम जानते हैं T ऑफ 1 0 0 को लगा के देखा हमने, ऐसे ही अगले को लगा के देखा, 4 लगाए तो 4 वैल्यू आ गई। उससे हम ए मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। ए मैट्रिक्स नाम दे दिया मैंने और ओरिजेंटल लिख लेंगे।
लिख लिया। अब नाउ नलिटी ऑफ टी की भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे। नलिटी ऑफ टी क्या होती है भाई, जब ट्रांसफॉर्मेशन उस पर क्या हो जाए, जीरो। तो ऐसे मैंने इसको जीरो पुट किया, तो इस तरीके से हमारी 0 0 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन दे रखी थी उन सबको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 3 दे रखे थे हमें, तीनों को 0 के इक्वल रख देंगे। 1 2 3 ये हमें गिवन थे, 0 के इक्वल रखा। इससे भी हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। इसकी मैट्रिक्स क्या बनी, 1 -1 1 1। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, नाउ बी हमेशा 0 0 लिया जाएगा। अब देखो इसमें 4 ऑर्डर 4 कॉलम है, तो 4 ही बनी है। देखिए 1 1 -1 एक मिनट 1 -1 1 1 1 0 2 -1। हाँ जी, ये देखिए जैसे ये बन रहा 1 -1 1 1। हाँ, तो ये 3 रो बन गई हमारी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ए को चेंज करना है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो अब हम ए मैट्रिक्स जो पीछे लिखी थी उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम ऑपरेशन लगाकर ये मैंने उसको चेंज किया। ओके, इसी तरीके से इसको भी इस फॉर्म में बनवाने की कोशिश करेंगे। तो R2 में से R1 को मैंने घटाया। तो घटाने के बाद हमारे पास रेस्ट्रिक्शन कितनी आ गई, 2 रेस्ट्रिक्शन आ गई। तो नलिटी ऑफ टी कितना हो गया, यहाँ पर जितनी रेस्ट्रिक्शन है 2। और डायमेंशन का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन या नलिटी ऑफ टी, एक ही बात है। तो डायमेंशन आ गई 4 - 2 = 2, या रैंक ऑफ टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह रैंक ऑफ टी। अब हमें पता है इसकी रैंक कितनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर रैंक तो निकाल नहीं रखी, इसलिए नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए आगे लेट टी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड फ्रॉम Rn(x) से Rn+1x पे डिफाइन है। मतलब ये क्या है, ये रिंग ऑफ पोलिनोमियल है जिसकी एटमॉस डिग्री कितनी है, n। और ये क्या है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल जिसकी एटमॉस डिग्री क्या है, n+1। और जो डिफाइन है, स्पेन किया गया है Pn पोलिनोमियल को कैसे स्पेन किया गया है, वो डेरिवेटिव होके बाहर निकल रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन पोलिनोमियल पे कैसे लग रही है, इंटीग्रेट करके 0 से लेकर x pt dt। अब हमें बेसिस और डायमेंशन बतानी है नल स्पेस की और रेंज स्पेस की। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए रेंज स्पेस को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। देखिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है यूएफ से वीएफ, और यूएफ भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और आर टी स्पैन किसके द्वारा होती है भाई, टी ऑफ U1 टी ऑफ U2 से लेकर टी ऑफ UN होती है। और अभी मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसकी कितनी है, n, और इसकी n+1। तो ये n+1 से क्या है, छोटी। ओके, अब इसके स्टैंडर्ड बेसिस पहले वाले के स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे तो 1x(x² से लेकर x की पावर n आ जाएंगी। तो इसमें स्टैंडर्ड बेसिस कितनी हुई, देखिए ये तो n है और ये 1 होगी, तो n+1 हो गई। नाउ RS हमें जो बनाना है वो स्पैन किसके द्वारा किया जाएगा, T(1) T(x) T(x²) T(x की n। तो इसमें हमेशा बेसिस की वैल्यू पुट कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिस की वैल्यू पुट करनी है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, डेरिवेटिव के। अब जैसे मैंने 1 पुट किया तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। x का पुट किया तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ऐसे ही x² पुट किया, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। और t की x की क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। ऐसे टी ऑफ x की n का डेरिवेटिव क्या आएगा, n x की पावर n-1। वो हमने लिख दिया। अब हमें इस सेट में क्या क्या एलिमेंट आया है, 0 1 2x 3x², n x की पावर n-1, वो मैंने लिख लिए। नाउ देखिए रैंक ऑफ s क्या आएगी, n क्यों आएगी, क्योंकि एक जीरो रो है ना, एक जीरो रो है, बाकी की सारी की सारी क्या है, नॉन जीरो। तो इसलिए n आ गई जो कि रैंक के बराबर है। ठीक है, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। नाउ नलिटी क्या डिफाइन कर रखी है कि एस ऑफ पी एक्स किसके बराबर हो जाए, 0 के। और एस ऑफ पी एक्स किसके बराबर है, पी डेक्स एक्स बराबर 0। हमें पता है इसको अगर डेरिवेटिव 0 है तो वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो इसको मैंने कांस्टेंट के इक्वल रख दिया। तो मैंने देखा यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट आया, तो नलिटी ऑफ टी यहाँ पे एक ही रेस्ट्रिक्शन हुई, तो नलिटी ऑफ टी कितनी हो गई, 1। तो इसी तरीके से हमारे पास हम ये निकाल लेंगे। और अगर हमें डायमेंशन निकालनी हो नल स्पेस की और रेंज स्पेस की, तो रेंज स्पेस की डायमेंशन में हमारे n+1 एलिमेंट आए हैं। और रेंज ऑफ s में ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे रैंक कितना आया था, 3, सॉरी कितना आया था उसमें, n। आगे देखिए भाई, डायमेंशन ऑफ यूएफ क्या होते हैं, नलिटी ऑफ टी प्लस में रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी कितनी आई है हमारी, n, और नलिटी कितनी आई है, 1। तो n+1 हो गया। ओके, तो रैंक के बराबर है कौन, रेंज स्पेस ऑफ एस किसके बराबर था, रैंक के। नेक्स्ट देखिए हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारा
स्वाइलर वेस्टर थ्योरम, देखिए साई वेस्टर्स थ्योरम, जिसको रैंक नलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ये क्या कहती है, अगर मान लो टी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है यूएफ से वीएफ वेक्टर स्पेस में, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेयर यूएफ क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ यूएफ किसके बराबर होता है, रैंक ऑफ टी प्लस में नलिटी ऑफ टी। ठीक है, तो हमें याद रखना है ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक प्लस में नलिटी ऑफ टी इसके हमारा बराबर होता है। अब आगे देखिए नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। देखिए नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, मान लीजिए कर्नल स्पेस है, नल स्पेस 0 है, तो एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो u से v में जा रही है उसको नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, इफ़ ओनली, देखिए 0 बिलोंग्स टू u, मतलब इसमें 0 वेक्टर बिलोंग करता है, मैप्स इनटू 0 बिलोंग्स टू v, मतलब 0 को 0 से ही मैप किया जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, नॉन सिंगुलर कब होगा, अगर देखो सिंगुलर में क्या होता है, टी ऑफ u बराबर है 0, तो ये इंप्लाइज करेगा कि u 0 है। नॉन सिंगुलर में क्या होगा, उल्टा कि u 0 होगा। याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, देखो नल स्पेस में जैसे 0 आता है, ऐसे ही इसमें टी ऑफ यू क्या आएगा, 0 फॉर u बराबर 0 के लिए। आगे देखिए ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर, टू बी नॉन सिंगुलर कब बोला गया है, यस नॉन सिंगुलर कब बोला गया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर जब बोला गया है जब नलिटी ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी किसके बराबर हो जाए, 0 के, किसके बराबर हो जाए भाई, 0 के बराबर हो जाए, तो उसको नॉन सिंगुलर बोला गया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन 0 को 0 स्पेस ऑफ u वेक्टर स्पेस से 0 स्पेस ऑफ v को क्या करेगी, मैप करेगी। अब आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या क्या रखा है इस टॉपिक में। देखो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, मान लीजिए ये सिंगुलर कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ अगर टी यू बराबर 0 है, इमेज ऑफ सम, देखो नॉन जीरो वेक्टर की इमेज अगर 0 के बराबर आ जाए, नॉन जीरो वेक्टर की इमेज अगर 0 के बराबर आ जाए तो उसको सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। याद रखना यहाँ पे u क्या है, नॉन जीरो वेक्टर होगा सिंगुलर के लिए, और नॉन सिंगुलर के लिए u की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सिंगुलर में क्या होता है, u नॉन जीरो होता है, मतलब नॉन जीरो वेक्टर की जो इमेज है वो किसके बराबर आ जाती है, 0 के, 0 वेक्टर के। ओके आगे ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी u से v इज नॉन सिंगुलर कब होगी, देखिए नॉन सिंगुलर प्रूव करने की एक और शॉर्टकट है, अगर मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को 1-1 प्रूव कर दूं, अगर वो 1-1 है तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर वो 1-1 हो जाए तो क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। और 1-1 कैसे प्रूव करेंगे, देखिए टी ऑफ u1 को टी ऑफ u2 के बराबर रखेंगे और हम क्या प्रूव कर देंगे, u1 बराबर क्या है, u2, तो वो क्या हो जाएगी, 1-1। नेक्स्ट हमारा एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट, देखो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो मैप करेगी लीनियरली इंडिपेंडेंट से, अगर डिपेंडेंट लेगी तो डिपेंडेंट वेक्टर से करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी u से v इज नॉन सिंगुलर है इन टी कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को रखे, अगर नॉन सिंगुलर कब कहलाएगी, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से वो मैप कर दे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट हमारा टी u से v भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ़ uf इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन u एंड रेंज ऑफ टी स्पेस ऑफ टी हैव द सेम डायमेंशन रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉन सिंगुलर के लिए याद रखना रेंज ऑफ टी, ठीक है, देन u एंड आर टी दैट इज रेंज स्पेस ऑफ टी हैव द सेम डायमेंशन। देखिए u और v की रेंज स्पेस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम। याद रखना जब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस बराबर हो जाए डायमेंशन ऑफ u के बराबर हो जाए तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। मतलब रेंज स्पेस की डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ u बराबर हो जाए तो आपको पता है ये 1-1 कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा, 1-1, तो 1-1 कहलाएगा तो नॉन सिंगुलर तो होगा ही। आगे सुनिए, अगर मान लो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर एन से आर एम में जा रही है, गिवन बाय y बराबर क्या है, ax, और वो क्या है, नॉन सिंगुलर। इफ़ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर, वो नॉन सिंगुलर कब होगी, अगर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे मैट्रिक्स की नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। नेक्स्ट देखिए हमारा देखिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी uf से vf एंड uf b फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन टी को नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ टी इज इन्वर्टिबल। देखो 1-1 एंड ऑन 2 होगी तो नॉन सिंगुलर कहलाएगी। आगे टी इज, देखिए याद रखना टी इज ऑन 2 है
इफ़ एंड ओनली इफ टी इज इन्वर्टिबल, ये बात हमें पता है। ऑन टू कब होता है? जब वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो ऑन टू भी होगी। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए हमारी टी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर एन एक्स से आर एन एक्स में जा रही है, मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? लेस देन इक्वल टू एन, सच डैट इस तरीके से है टी ऑफ पी एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर पी की पावर 4x प्लस में 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर x पी टी डी टी। अब हमें ये चेक करना है कि क्या होगा। देखिए, टी ट्रांसफॉर्मेशन है आर एन एक्स से आर एन एक्स में, दे रखी है। आर एन एक्स का मतलब क्या है? सेट ऑफ होल पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? लेस देन इक्वल टू एन है। अब इसकी बेसिस कितनी होंगी? एन वाले की आर एन एक्स की बेसिस क्या होती है? 1x एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन, मतलब n+1 बेसिस होती है। अब एस हमें पता है सबसेट है वी एफ का। अब हमें क्या बताना है कि क्या रेंज स्पेस निकालना है, उसका नल स्पेस निकालना है। देखिए, रेंज स्पेस का मैंने आपको बताया था, रेंज स्पेस किसके द्वारा स्पेन किया जाता है? टी ऑफ U1 टी ऑफ U2 से लेकर टी ऑफ UN, क्योंकि इमेजेस जो होती है वही रेंज स्पेस होती है। तो टी, अब देखो टी ऑफ पी एक्स, हमें इसमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव पी डबल डैश एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव प्लस 1/x 0 से लेकर x पी टी डी टी, ये हमें गिवन है। अब हमें इसमें पहले बेसिस पुट करनी है 1, बेसिस पुट करेंगे 1 पुट करते ही देखिए इधर, जैसे मैं इसमें 1 पुट करूँगी, 1 का डबल डेरिवेटिव क्या होता है? 0। यहाँ 1 का डबल डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो इस वजह से ये पूरा तो क्या हो जाएगा? 0। 1/x बाहर, पी टी की जगह क्या पुट करना है? 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें अब क्या पुट करना है मुझे? x। अब मुझे बताइए x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। तो ये वाली टर्म फिर से 0, ठीक है। यहाँ पे पी डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0। अब आगे 1/x पी टी की जगह क्या पुट करना है हमें? टी पुट करेंगे, क्योंकि x पुट करना मतलब टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? t²/2। तो 1/x बाहर है, x पुट करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, एक x से x कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा? x/2। इसी तरीके से टी ऑफ x², देखिए x² पुट किया, x² बाहर है, पी देखो x² का मुझे डेरिवेटिव करना है। मान लो पी एक्स बराबर क्या है? x का स्क्वायर। मुझे बताइए पी डैश एक्स क्या आएगा? 2x, और पी डबल डैश एक्स क्या आएगा? 2 आएगा। पी डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो x² बाहर है, गुना में 2 प्लस 1/x बाहर। पी टी की जगह क्या पुट करना है हमें? देखिए, पी टी की जगह हमें टी का स्क्वायर पुट करना है। ये ऊपर लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे x है और यहाँ पे टी का स्क्वायर है। ओके, तो 2x² प्लस 1/x बार, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी की क्यूब/3, मतलब x की क्यूब/3 x पुट करने पर एक x से x कट जाएगा, ये x²/3, 2 में 1/3 जोड़ा तो 7/3 x का स्क्वायर। आगे रेंज स्पेस में हमने वैल्यू पुट कर दी सभी की। अब हमने देखा टी ने लीनियर इंडिपेंडेंट को लीनियर इंडिपेंडेंट से क्या किया है? लिंक किया है। तो ऐसे केस में वो क्या होगी? 1 1 है। तो देखिए, लीनियर इंडिपेंडेंट का आपको पता है कैसे चेक कर सकते हैं? ए ऑफ दिस वन ऐसे करके। तो डायमेंशन ऑफ यू एफ हमारी क्या है? किसके बराबर होती है? नलिटी ऑफ टी प्लस में रेंज ऑफ टी। तो डायमेंशन ऑफ यू एफ तो हमें पता है n+1 बेसिस है, n+1 क्या थी उसमें? बेसिस, ठीक है। और नलिटी ऑफ टी नॉन सिंगुलर के लिए याद रखना, नलिटी ऑफ टी हमेशा क्या होती है? 0। क्या होती है? हमेशा 0। तो इसकी वैल्यू 0, रैंक ऑफ टी। तो हमने देखा रैंक ऑफ टी n+1 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब रेंज, जो रैंक है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो रेंज ही है। तो रेंज स्पेस में बेसिस एलिमेंट हमने क्या देखा था? n+1 ही आए हैं सॉरी। तो हमने देखा डायमेंशन यू एफ बराबर है डायमेंशन ऑफ आर टी, मतलब रेंज बराबर क्या आ गई हमारी? कोडोमेन के। क्या बराबर आ गई हमारी? कोडोमेन के। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाती है तो वो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू है, तो ये इन्वर्टिबल होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मान लें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देखा R2R से M2R, वेयर P2R, देखिए P2R क्या देखा है? सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू क्या है? 2। और M2R का मतलब है सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? 2/2। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात R2R दे रखा है, तो उसकी बेसिस क्या है? 1x x² हो गई। अब हमें मैट्रिक्स क्या है? M2R में क्या होता है? A11 A12 A21 A22। अब बेसिस की वैल्यू उसमें पुट कर दी T1। जैसे ही मैंने उसमें पुट करी है, अब देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है F0 F2 0 0 और F1। F0 देखिए मैंने 1 पुट करा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। F0 की वैल्यू 1 पुट किया तो ये सेम देता है। तो fx एक तरीके से क्या फंक्शन है कि वो x देता है,
एफ एक्स किसके बराबर है यहाँ पे x के बराबर, क्योंकि ये मैं 1 पुट कर रही हूँ, सॉरी 1 पुट कर रही हूँ तो कांस्टेंट रहेगा वो, तो 1 माइनस 1, ये 0 है, f1 पुट करने पर 1 ही आएगा, तो 1 में से 1 गया 0 0 0 और 1, ये हो गया। x पुट करो, x पुट करूँगी तो f0 माइनस f2, तो f0 तो 0 माइनस f2, मतलब वहाँ पे f2 की जगह क्या पुट करना है, एफ एक्स कैसे निकल के आएगा, -2 करके, तो x की जगह 2 है ना, 0 0 और f1 क्या आएगा 1, सेम आएगा, तो ये क्या बना -2 0 0 1। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर पुट करो, तो f0 क्या होता है 0, अब यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 4, 0 0 और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो ये बन गई। इसी तरीके से जो रेंज स्पेस है हमारा आ गया। अब हमें इनको कैसे लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखो इनको, 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी तरीके से -2 0 0 1 -2 0 0 0 1, इसको -4 0 0 0 1, ये मैंने रेंज स्पेस को लिख दिया है, लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में रेंज स्पेस को लिख दिया। अब नाउ अब मैं इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। देखिए ये हमने की है, ये 0 0 1 -2 0 0 1 देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे R3 माइनस दुगना R2 का घटा के इसको 0 बना दिया। अब हमने देखा अभी यहाँ पर इस वाली को और चेंज किया जा सकता है, इसको भी 0 बनाया जा सकता है, तो दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद अब हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है 2, तो रैंक ऑफ जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी 2। तो रेंज स्पेस किसके द्वारा स्पैन है, हमारे पास 2 है रैंक, तो इसका मतलब पहले 2 के द्वारा, क्योंकि तीसरा वाला क्या हो चुका है 0, तो इसका मतलब 0 0 0 1 के द्वारा और -2 0 0 1 के द्वारा स्पैन है। ओके, तो रैंक ऑफ टी अभी मैंने बताया 2 आ गया है, रैंक ऑफ टी क्या आ गया 2, तो टी इज नॉट लीनियर। देखो रैंक ऑफ टी 2 आया है, तो मतलब नंबर ऑफ बेसिस के इक्वल नहीं आया है, तो इसका मतलब टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो वो 1 1 भी नहीं होगी, तो 1 1 नहीं है, तो नलिटी ऑफ टी यहाँ पे 0 पॉसिबल ही नहीं है। नलिटी ऑफ टी 0 कब आती है, जब वो लीनियर वो 1 1 होगी, तो 1 1 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। ओके, नाउ अब हमें चेक करना है नलिटी ऑफ टी पी एक्स बिलोंग्स टू यू एफ, और टी ऑफ पी एक्स क्या है 0। यहाँ पे टी ऑफ पी एक्स क्या है, 0 मैट्रिक्स दे रखी है। देखिए भाई P2X हमें पता है क्या है, देखिए वही क्वेश्चन मैं आगे सोल्व कर रही हूँ। टी ऑफ पी एक्स नलिटी ऑफ टी है ना, नलिटी ऑफ टी किसके बराबर है यहाँ पे पी एक्स के, तो वो क्या होता है टी ऑफ पी एक्स जब 0 हो जाए, तो टी ऑफ पी एक्स हमने वैल्यू पुट करी, देखो इसमें पुट करने पर 0 - 0 0 0 0, ये 0 ही हो जाएगी ना, तो ये हमारी 0 हो गई। अब P2X में कितनी डिग्री है भाई, 2 डिग्री का है, तो टी ऑफ पी एक्स वैल्यू हमें पता है, ये P0 - P2 0 0 P1, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। क्या, तो अब हमारे P0 मतलब इस पोलिनोमियल में 0 वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर दो 0, जैसे 0 पुट किया ये वाला 0 ये वाला 0, तो A0 बचा, -P2 2 पुट करो, 2 पुट करने पर ये A0 A1 2A1 और 4A2 ये बनेगा, ये माइनस में रख दिया, ये 0 है ये 0 है, P1 1 पुट किया तो A0 + A1 + A2 ये लिख दिया हमने। अब वो किसके बराबर दे रखा है हमें 0 0 0 के, तो इनको मैंने 0 के इक्वल रखा पहला, A0 से A0 कैंसिल, माइनस का 2A1 और माइनस का 4A2, तो यहाँ से -2A1 - 4A2 बराबर 0, तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ गई, एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ से आ गई। ऐसे ही अगले को पुट किया A0 + A1 + A2, अब मैंने A1 की जगह क्या पुट कर दिया माइनस का 2A2, तो क्या बना माइनस का A2 बराबर 0, तो A0 बराबर A2 और एक A1 बराबर क्या है माइनस के 2A2, तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितनी होगी 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये बताइए, जैसे Px दे रखा हमें A0 A1x A2x का स्क्वायर, A0 की वैल्यू पुट करी, A0 की वैल्यू पुट कर दी A2, A1x की वैल्यू पुट कर दी माइनस के 2A2, ठीक है, ये वैल्यू पुट करी, और प्लस में A2 क्या है x का स्क्वायर। तो मुझे एक बार बताइए, नोट बिलोंग्स टू Px ऑफ गिवन, देखिए ये Px में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह की कोई नेगेटिव इस तरह की हमारी कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नोट नलिटी बिलोंग्स टू Px, तो इसका मतलब पोलिनोमियल नलिटी में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको चेक करना था। नेक्स्ट हमारा देखिए आगे हमें दे रखा है V f इज ट्वाइस डिफरेंशियल, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, f" - 2f' + f बराबर क्या है 0, और ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है V से लेकर R² R, सच डैट TF बराबर क्या है f0 f'0। तो अब देखिए
अब हमें दे रखा है एफ डबल डैश माइनस 2f डैश प्लस एफ बराबर क्या है 0। तो इसकी मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आ गई 1 1। नाउ अब जब ऐसा होता है तो हमारे फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे, रिपीटेड रूट है तो c1 e की पावर x प्लस में रिपीटेड एक है तो x गुना में c2 e की पावर x, मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो अब इसमें e की पावर x ले लिया मैंने कॉमन। अब देखिए इसमें बेसिस क्या बनेंगी, e की पावर x और x e की x, ये दो बेसिस हैं। अब नाउ रेंज स्पेस ऑफ t को हम कैसे स्पेन करते हैं, t ऑफ u1 t ऑफ u2 दो ट्रांसफॉर्मेशन है। डायमेंशन ऑफ v कितनी है यहाँ पर 2, क्योंकि दो बेसिस है। तो दोनों कैसे e की पावर x वाले कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। नाउ t ऑफ u1 बराबर है t ऑफ ex लिया हमने, जो e की पावर x। अब देखो इसको हमें खोलना कैसे है, टी ऑफ देखो टी एफ को कैसे खोल रखा है f0 और f डैश 0, ठीक है। तो मुझे एक बार बताइए, जैसे मैंने इसमें 0 पुट कर दिया, e की पावर 0 e की पावर 0 क्या होता है 1 1। ऐसे ही टी ऑफ x e की x की s और दूसरा डेरिवेटिव होकर खुलेगा x e की पावर x का डेरिवेटिव, इसको u इंटू वी मेथड से कर देंगे। x कॉन्स्टेंट e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर x कॉन्स्टेंट x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। तो अब मैं इसमें 0 पुट कर दूंगी, तो x गुना में e की पावर 0 का मतलब 1 1 को 0 से गुना किया 0, e की पावर 0 का मतलब 1 1 को 0 से गुना किया 0, लेकिन e की पावर 0 का मतलब 1, तो 0 1 आ गया। इसी तरीके से जो रेंज स्पेस है उसमें हमने देखा वो किसके द्वारा स्पेन है, एक तो 0 1 के द्वारा और एक 1 1 के द्वारा, ठीक है। तो रैंक क्या आ जाएगा, इसमें जितने स्पेनिंग के आए हैं तो रैंक कितना आ गया हमारे पास 2, ठीक है। और नलिटी बराबर क्या होती है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन की जो डायमेंशन है, सॉरी रैंक किसके बराबर होता है, जो कोडोमेन की डायमेंशन है तो वो कितनी है 2। तो हमने देखा रैंक ऑफ टी बराबर 2 है और ये 2 ऑर्डर का ही था, है ना, 2 ऑर्डर का था, उसी के बराबर आ गई। तो मतलब ये 1 1 है तो और इसलिए इसकी नलिटी कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n लेट v बराबर है पी एन आर, लेट t ट्रांसफॉर्मेशन है p2r से p4x में सच डेट t ऑफ px बराबर है px का स्क्वायर। देन हमें चेक करना है कि क्या t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए, एक तो t ऑफ u0 मैप होना चाहिए 0 v में, और एक टी ऑफ यू प्लस वी बराबर होना चाहिए टी ऑफ यू प्लस में टी ऑफ वी, एक टी ऑफ ए यू बराबर होना चाहिए ए ऑफ टी यू, तब हम उसको क्या बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए हमारे पास टी ऑफ पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स का स्क्वायर, टी ऑफ 0x, तो हम इसमें 0x वैल्यू पुट कर देंगे तो 0x का स्क्वायर वो हमें पता है 0 के इक्वल आएगा। नाउ मैं मान लेती हूँ दो एलिमेंट है पी एक्स और क्यू एक्स, दो पोलोनोमियल है सॉरी, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो वो कैसे खुलेगा पी ऑफ एक्स का स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये पी ऑफ एक्स का स्क्वायर टी ऑफ पी एक्स के बराबर है, क्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स के बराबर है। नाउ टी ऑफ ए पी एक्स, तो वो क्या बराबर आएगा ए टी पी एक्स का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर है ए ऑफ टी पी एक्स के, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ पी टू आर स्टैंडर्ड बेसिस है, तो इसमें स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट क्या आएंगे 1x और x का स्क्वायर। अब रेंज स्पेस को स्पैन किसके द्वारा करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, तो उसमें क्या वैल्यू पुट करते हैं हम स्टैंडर्ड बेसिस की, तो टी ऑफ 1 टी ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हमें। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी एक्स हमारा कैसे खुल रहा है पी एक्स का स्क्वायर, तो उसको हम करेंगे तो जो स्पैन है देखिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 हो गया यहाँ पे। तो अब हमने देखा यहाँ पे कितनी बेसिस है 3, तो ये 3 के द्वारा स्पैन है, इसलिए रैंक कितनी होगी इसकी 3। देखिए नेक्स्ट है हमारा देखिए भाई सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मान लीजिए T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन है U से V और T2 ट्रांसफॉर्मेशन है U से V, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जहाँ पे U और V वेक्टर स्पेस होते हैं, ओवर द फील्ड क्या है F। तो अब हमें सम को कैसे डिफाइन करना है, देखिए सम को हम लिखेंगे T1 प्लस T2 सच डैट वो भी U से V ही जाएगा सम, ठीक है। तो इसमें डोमेन और रेंज सेम ही रहेगी, डोमेन और कोडोमेन। नाउ T1 प्लस T2 ऑफ U, देखिए सम कर दिया मैंने इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का, वो किसके बराबर रहेगा T ऑफ U प्लस T2 ऑफ U। नेक्स्ट है हमारा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर T1 प्लस T2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट सम वाली। नेक्स्ट
अगर मान लीजिए ए बिलोंग करता है एक फील्ड के अंदर और मैं ए को इस ट्रांसफॉर्मेशन से स्केलर मल्टीपल दे दूँ तो वो भी क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट हमारा एडिशन और प्रोडक्ट याद रखना हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए यू एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ और वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया ओवर डायमेंशन उसकी एम है। पहले वाले की डायमेंशन क्या थी, यू की एन और वी की क्या है, एम ओवर द फील्ड एफ। देखो दोनों सेम फील्ड में चल रहे हैं। देन वेक्टर स्पेस एल यू वी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए हमने क्या बना दिया, जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है ना उन सभी का क्या ले लिया, एक स्पेस बना दिया, ठीक है। और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे जा रही है, यू से वी, तो वो भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होएगा। अगर मान लो मुझे ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डायमेंशन निकालनी है तो इसकी डायमेंशन होगी m इंटू एन। क्या होगी डायमेंशन, m इंटू एन। नेक्स्ट हमारा मान लीजिए v और u बराबर आ जाए। देखिए ये आपने पहले भी किया हुआ है, जब u और v बराबर आ जाता है तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर। तो उसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है हमेशा। तो डायमेंशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर की डायमेंशन क्या आती है, देखो दोनों में m और n अलग है नहीं, दोनों सेम है, तो n गुना में n क्या बन जाएगी, n का स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर v बराबर f मतलब वेक्टर स्पेस है, अगर हमें पता है अगर वेक्टर स्पेस फिल्ड हो जाए, f हो जाए, तो वो लीनियर फंक्शनल कहलाती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डायमेंशन है उसकी क्या होगी, ओनली डायमेंशन ऑफ n, ठीक है। तो सॉरी f ओवर f है एक वेक्टर स्पेस, तो उसकी डायमेंशन हमेशा 1 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, f ओवर f की डायमेंशन क्या होती है, हमेशा 1। नेक्स्ट देखिए, हम T1 प्लस T2 ऑफ U को कैसे लिख सकते हैं, हम T1U प्लस T2U। और याद रखना रैंक ऑफ T1 प्लस T2 हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होती है, रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये रिजल्ट अभी हमने तैयार किया है। डायमेंशन ऑफ T1 प्लस T2 हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है डायमेंशन ऑफ T1 प्लस डायमेंशन ऑफ T2। ऐसे ही जो रैंक है, रैंक ऑफ T1 प्लस T2 लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2। तो कंपोजिशन या प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखिए इसको पढ़ेंगे हम। मान लीजिए यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड एफ में। T1 ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है U से V और T2 चल रही है V से W। अब मुझे इसकी कंपोजिशन निकालनी है। देखो कंपोजिशन में T2 T1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, T2 T1। बस आपको ये याद रखना है, आपको कंपोजिशन लिखना है T2 T1, T1 T2 नहीं, T2 T1। जैसे हम गोफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गोफ। जब हम फंक्शन लेते हैं तो गोफ लिखते हैं, तो उसी तरीके से पहले T2 फिर T1। तो T2 T1 क्या होता है, T2 T1 X, ठीक है। इसका मतलब है T2 ऑफ T1, जैसे गोफ लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन किससे चली जाएगी, फिर U से W के अंदर। नाउ कंपोजिशन दो लीनियर इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन का अगेन लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट देखिए, T1 T2 may not be defined, in case it is defined it may not be equal to T2 T1। याद रखना T1 T2 T2 T1 के इक्वल नहीं होता। T2 मतलब इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। T2 T1 is defined if range of T1 is contained in the domain of T2। T2 T1 कैसे डिफाइन होएगी, अगर रेंज ऑफ T1 किस में कंटेन हो जाए, डोमेन ऑफ T2 के अंदर, क्योंकि इसी में वैल्यू पुट करनी रहेगी हमें। देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो U से V जा रही है और T2 एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो V से W जा रही है, ठीक है। तो T2 T1 इज 1 1 कब कहलाएगा, 1 1 है, मान लो ये प्रोडक्ट की मतलब कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1 1। देन T1 इज 1 1 होएगा। देखो मैंने इसकी याद करने की ट्रिक क्या बना रखी है कि पहला फंक्शन 1 1 होगा, मतलब पहले 1 1 आता है इसलिए पहला फंक्शन 1 1। फिर T2 T1 इज ऑन टू है, देन T2 इज ऑन टू, और मैंने क्या ट्रिक बना रखी है कि सेकेंड फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है। आगे देखिए रिजल्ट क्या है, U और V और W मान लीजिए 3 वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, और T1 T1 डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में, और T2 T2 डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V से W में। देन T2 T1 T1 डैश को हम लिख सकते हैं T2 T1 प्लस में T2 T1 डैश। इसी तरीके से T2 T2 डैश T1 को लिख सकते हैं T2 T1 T2 डैश T1। और A ऑफ T2 T1 क्या होता है, A ऑफ T2 T1 बाहर, T2 ऐसे ही A ऑफ T1, ठीक है। A यहाँ पे क्या है, फील्ड। नाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है T1 जो R की क्यूब से R स्क्वायर में जा रही है। X1 में इसमें कितने टपल है, 3, जो कि R स्क्वायर 2 बनकर बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें 2 टपल है।
नाउ अब हमें T2XY बताना है। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, इसने क्या रखा है T2XY है माइनस का 2x, y, तो हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं। देखिए हम कैसे चेक करेंगे इसे देखिए अब हमें दे रखा है R3 R² ये हमें गिवन है। अब देखिए T1 T2U T2U में क्या वैल्यू है माइनस का 2x, y, ठीक है। इसको मुझे पुट करना है T1 में। अब T1 में कितने हैं, यहाँ पे 3 है। T1 में कितने हैं 3, तो हमने देखा यहाँ पे 2 से 3 टपल कभी भी किए नहीं जा सकते। इसका मतलब T1 में कितने पॉइंट है 3, तो इसका मतलब T1 T2U डिफाइन नहीं है। इसका मतलब T1 T2U डिफाइन नहीं है। इसी तरीके से T2 T1 XYZ पुट करना है। T2 T1 XYZ पुट कर दिया। अब देखिए इसमें 3 टपल हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है आगे दोबारा लगाना है किस पे 2 टपल पे, तो 2 टपल पे वो लगेगा बराबर T2, तो वो डिफाइन हो जाएगा अगर लग जाएगा तो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रोजेक्शन की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोजेक्शन क्या होती है। मान लीजिए देखिए V बराबर है W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 और V बराबर है देखो डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है, एक तो वो लीनियर सम होता है, एक W1 और इंटरसेक्शन W2 में क्या कॉमन होता है 0, और डायमेंशन ऑफ V हमें पता है कैसे लिखा जाता है, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब बात करेंगे हम प्रोजेक्शन की। मान लीजिए T V से V इज सेट टू बी प्रोजेक्शन। देखो सेम से सेम में है। प्रोजेक्शन कब कहलाता है, ऑन W1 अलोंग W2 अलोंग W2 इफ़ V को डायरेक्ट सम में लिखा जा सके सबसे पहली बात, और W1 W2 दोनों सब स्पेस किसके होने चाहिए, वेक्टर स्पेस VF के। तो इस प्रोजेक्शन को कैसे लिखेंगे, T ऑफ W1 प्लस W2 बराबर W1। तो यहाँ पे हमने देखा आंसर में क्या आ रहा है W1, तो T प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, जो आंसर आएगा उसके ऊपर प्रोजेक्शन होगी, तो आंसर आया W1। तो ये प्रोजेक्शन है W1 के ऊपर, और किसके अलोंग है भाई, W2 के अलोंग। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट हमारा, देखिए आगे हम बात करेंगे इफ़ T ऑफ W1 प्लस W2 बराबर W2 हो। इसका मतलब T प्रोजेक्शन, देखिए T ऑफ W1 प्लस W2 बराबर किसके हो, W2 के। इसका मतलब T प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, W2 पर, और अलोंग किसके है, W1 के। मान लीजिए V बिलोंग्स टू VF वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है एक वेक्टर, और T ट्रांसफॉर्मेशन ले रही हूँ मैं V से लेकर W1, तो वो बराबर आ जाए T ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू W1। तो यहाँ पे V किसका सम हो जाएगा, W1 प्लस W2 का, मतलब वो लीनियर सम के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट मान लीजिए T इज सेट टू बी, देखिए T को मैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कब बोलूँगी, ऑन W1 अलोंग W2 पर। देखिए अगर W1 और W2 का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। और यहाँ पे W1 वेक्टर में से बिलोंग कर रहा है, और W2 वेक्टर में से, और यहाँ पे W2 को क्या बोला जाएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W1 का। मान लीजिए V इक्वल टू R² हमारी वेक्टर स्पेस दे रखा है, W1 में दे रखा है देखिए x0, W2 में दे रखे हैं 0 और y। अब मैंने W1 को स्पैन किसके द्वारा है, देखिए इसमें 1 पुट कर रही है 1 0, और ये 0 1 के द्वारा स्पैन हो गया। नाउ W1 W2 के हमें क्या बताने हैं, इनर प्रोडक्ट निकालना है। तो 1 0 0 1, 1 को 0 से गुना किया 0, 0 को 1 से गुना किया 0, तो 0 0 आ गई। इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ओके नेक्स्ट देखिए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में हमने क्या देखा, इनर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। मान लीजिए हमें VF दे रखा है R² ओवर R, तो W1 में क्या आएंगे, 2 आएंगे यहाँ पर, मतलब तो x0 ऑर्डर पेयर में आएगा, W2 में y ले लिया हमने। तो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ W2 अलोंग W1, तो W2 पर बतानी है हमें, अलोंग W1। सेम वहीं W2 W1 क्या हो जाएगा 0। देखिए भाई प्रोजेक्शन निकालनी है, तो देखिए तो इसका मतलब सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है या नहीं। जैसे W1 क्या है, x बिलोंग्स टू R, स्पैन किसके द्वारा है, वो 1 0 के द्वारा। W2 है क्या है y, तो वो स्पैन किसके द्वारा है 1 1 के द्वारा, ठीक है। अब V बराबर क्या है, W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, ये हमें चेक करना है कब होगा, अगर W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाए 0, तो x0 x बिलोंग्स टू R, y सच डैट y बिलोंग्स टू R। तो इसमें x की जगह 0 पुट करूँगी 0 0, इसमें भी 0 0 पुट करूँगी तो 0 0, तो दोनों में 0 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इसमें 0 है। और V बराबर अब हम चेक करेंगे कि क्या W1 प्लस W2 यूनिक लिखा जा सकता है या नहीं। तो x y ले लिया, A ऑफ 1 0 प्लस में B ऑफ 1 1, ठीक है। तो अब A को 1 से गुना किया A को 0 से गुना किया 0,
इसी तरीके से बी को 1 से गुना किया बी को 1 से गुना किया 1। तो अब हमने देखा x बराबर क्या है a प्लस बी, और यहाँ पे बी y गुना में 0 y बराबर क्या है a गुना में 0 0 बराबर b, तो b बराबर y, तो b बराबर y यहाँ पे पुट करने पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस वाई आ गया। अब x y बराबर है वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, देखिए x माइनस वाई 1 0 और y 1 1, तो ये यूनिकली एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर ये लीनियर कम्बिनेशन में है, मतलब डायरेक्ट सम में है। अब W1 W2 की हमें ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी है। W1 क्या है 1 0, W2 क्या है 1 1, 1 गुना में 1 1, 0 गुना में 1 0, तो हमने देखा 1 है 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल नहीं है। ओके, नाउ देखिए टी ऑफ वी बराबर है टी ऑफ W1 प्लस W2 बराबर है W2 के, तो आप समझ जाइए ये कौन सी प्रोजेक्शन है W2 की अलोंग W1 पे। नाउ प्रोजेक्शन ऑन W1 अलोंग W2 निकालनी है हमें, तो इसमें क्या आएगा W2 के इक्वल है तो टी वाई वाई, और W1 की अगर अलोंग W2 निकालनी हो तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है टी ऑफ वी बराबर टी ऑफ W1 प्लस W2 माइनस टी ऑफ W1, हम सीधे इसको लिख सकते हैं। और टी ऑफ वी क्या है हमारा एक्स वाई, टी ऑफ W1 प्लस W2 की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारे पास x माइनस वाई कोमा 0, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से निकल सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, देखिए ये एक्स एक्सिस है, प्रोजेक्शन 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये एक्स वाई की इमेज क्या मान लीजिए ये एक्स 0 है, तो इसकी देखिए प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या बनेगी एक्स 0, और वाई एक्सिस पे क्या बनेगी 0 वाई, परपेंडिकुलर गिर गया ना यहाँ पर। तो मान लीजिए वी दे रखा है हमें आर स्क्वायर और आर, W1 दे रखा है x 0, x बिलोंग्स टू आर, स्पैन किसके द्वारा है वो 1 0 के द्वारा, W2 0 y दे रखा है, तो किसके द्वारा स्पैन है वो 0 1 के द्वारा। अब हमें इसको डायरेक्ट सम का मतलब हमें पता है कि v बराबर क्या होता है W1 प्लस W2, और यहाँ पे W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होता है 0। नाउ हमें पता है इसमें 0 0 पुट करूँगी तो बिलोंग कर रहा है। अब हमें इसको देखना है कि चेक करना है, तो यूनिकली एक्सप्रेस ये अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे टी वी बराबर क्या होता है टी ऑफ एक्स वाई, और वो हमारा क्या है x 0 के, तो चेक फॉर ऑर्थोगोनली कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस, ये भी हम चेक कर चुके हैं। आगे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस के की प्रोजेक्शन निकालें अलोंग एक्स एक्सिस, कोई एक्स वाई है तो ये 0 वाई कहलाता है, तो इसमें वो किसके इक्वल होता है W2 के, और प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस W1 के बराबर होता है, और ये W2 के, ये हमें याद रखना है। अब देखिए प्रोजेक्शन दिखाना है y इक्वल टू एम एक्स अलोंग वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई एम एक्स के अलोंग, तो इसमें हम निकालते कैसे वही डायरेक्ट सम और ये सब चेक करेंगे। तो देखिए एक मिनट पहले मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए W1 क्या है x, y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने एम एक्स, देखिए x और y है ना, y की जगह क्या पुट कर दिया एम एक्स। ऐसे ही W2 क्या है x, y की जगह क्या था माइनस 1 बाई एम एक्स, ये है। अब ये स्पेन किसके द्वारा है x दोनों में कॉमन तो 1 और m के द्वारा, इसमें भी x कॉमन तो 1 और माइनस 1 बाई एम के द्वारा, ठीक है, तो माइनस m उधर गया तो माइनस m और 1 बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी है, एक ही स्पैनिंग सेट है तो 1, इसमें भी एक ही स्पैनिंग सेट है तो 1, तो W1 इंटरसेक्शन W2, अगर x की जगह 0 पुट करूँ तो दोनों 0 0 हो गए, इसमें भी y की जगह 0 पुट करूँ तो दोनों 0 0 हो गए, इसका मतलब दोनों में 0 कॉमन है, तो इसका मतलब डायरेक्ट सम में लिखा गया है। तो डायमेंशन ऑफ v क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ये किसके बराबर होगी, देखिए 1 + 1 कितनी होगी 2 के, तो इसका मतलब ये स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बनेगा। अब देखिए ये हम कैसे निकालना है, मान लीजिए ये पॉइंट a डैश b डैश, ये AB, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है वो y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1, और इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्लोप निकाल लिया। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है y इक्वल टू माइनस 1 बाई एम एक्स होता है, स्लोप क्या होता है पैरेलल लाइन के लिए क्या होते हैं इक्वल, ठीक है, ये बात हमें पता ही है, m1 m2 क्या होते हैं इक्वल। तो इसका मतलब पहले लाइन का स्लोप क्या था ये, दूसरी लाइन का स्लोप ये है, तो पैरेलल लाइन के लिए दोनों के स्लोप क्या हो गए इक्वल। इसका मतलब a डैश b डैश इज लाइज ऑन y बराबर एम एक्स, ये हम जानते हैं पॉइंट लाई करता है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, y बराबर एम एक्स था ना, तो यहाँ पे y की जगह b डैश पुट कर दिया, m और x की जगह a डैश पुट कर दिया, तो इस तरह से इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली या इसकी आपस में गुना कर दी, इसकी आपस में गुना करी तो क्या बना एम बी डैश माइनस एम बी, और इसको -1 से गुना किया तो माइनस के a डैश प्लस a, तो यहाँ से हम क्या करेंगे m बी डैश की वैल्यू पुट कर दी एम ए डैश, देखिए ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस का एम बी बराबर माइनस ए डैश प्लस ए, ये एम स्क्वायर ए डैश माइनस का एम बी बराबर माइनस ए डैश प्लस बी, तो यहाँ से माइनस ए डैश इधर आके प्लस का ए डैश कॉमन, ब्रैकेट में बचा एम स्क्वायर प्लस 1
और यहाँ पे a प्लस एम भी है ही, तो a डैश का न्यू पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, देखो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये बनेंगे a डैश b डैश। तो a डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एम बी, याद रखना क्या होता है, a प्लस एम बी डिवाइड में एम स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्मूले को याद रखना है हमें। a प्लस बी एम भी याद कर लो, चाहे a प्लस बी एम डिवाइड में एम स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही बी डैश निकालने का फॉर्मूला m मल्टीप्लाई में कर देना, क्योंकि यहाँ पे बी डैश क्या है, m ऑफ ए डैश क्या था, m ऑफ ए डैश, तो m गुना में a डैश की वैल्यू, तो a डैश की वैल्यू पता है तो b डैश की वैल्यू पता है। और ऑर्थोगोनलिटी के लिए भी आपको याद रखना है देखिए 1, m, देखो उसमें हमें पॉइंट क्या मिले थे 1m, और इसमें क्या थे माइनस m और 1 दूसरी लाइन में, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के। ओके, आगे देखिए, अगर v बराबर है डायरेक्ट सम में, t ट्रांसफॉर्मेशन है v से v में एक प्रोजेक्शन रखी है W1 के अलॉन्ग W2, और कर्नल ऑफ t अगर W2 के बराबर आ जाए, कर्नल ऑफ t W2 के बराबर आ जाए तो इसकी रेंज W1 के बराबर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट हमारा कर्नल ऑफ t हमें पता है क्या होता है, कर्नल ऑफ t होता है t ऑफ v बराबर क्या होता है 0, तो t ऑफ W1 प्लस W2 बराबर 0। तो अगर इसने क्या कर रखा है, रेंज ऑफ t बराबर क्या हो जाएगी W1, तो W1 प्लस W2, तो t ऑफ D1 वो W1 प्लस W2 प्रोजेक्शन में W1 के बराबर है, तो इस यहाँ से W1 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसका मतलब कर्नल t किसके बराबर है, W2 के, और नलिटी t किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ W2 के, क्योंकि जो कर्नल होता है वही नलिटी को देगा। तो कर्नल ऑफ t W2 के बराबर है, तो इसकी नलिटी किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ W2 के, और पैरेलल रेंज ऑफ t बराबर होगी W1 के, ये हमें याद रखना है। आगे देखिए, इफ़ v बराबर है, क्योंकि रेंज उस पर क्यों हुई, क्योंकि W1 पे ट्रांसफॉर्मेशन है, v बराबर है m5c का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर r, डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर है 2n स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, तो डायमेंशन ऑफ v का फॉर्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डायमेंशन का 2 मल्टीप्लाई n स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 दूनी कितने हो गए 50। अब हमें क्या दे रखा है, W1 बराबर दे रखा है a बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, ऐसे कि a का ट्रांसपोज किसके बराबर है a के, तो ये एक सब स्पेस दिखाना है v का। लेट t v से v एक प्रोजेक्शन है W1 की अलोंग W2 के, तो अब हमें W2 सब स्पेस है v का, देन विच ट्रू ये हमें बताना है। देखिए डायमेंशन ऑफ W1 याद रखना, जब ऐसे प्रोजेक्शन दे रखी हो तो डायमेंशन ऑफ W1 का फॉर्मूला क्या होता है, n गुना में n प्लस 1/2 होता है। n यहाँ पे 5 है, 5 प्लस 1 6 बटे में 2, ठीक है, तो यहाँ पर 15 आ गई, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 कितनी आ गई, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए सॉरी ये रियल के लिए, ये कब है रियल के लिए, और कॉम्प्लेक्स के लिए दुगनी होती है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए होती है 2 गुना में डायमेंशन ऑफ W1 दुगनी होती है, तो 30 हो गई। तो डायमेंशन ऑफ W1 किसके बराबर है, रेंज ऑफ t के, ये हमने पढ़ा था, तो रेंज ऑफ t W1 है, तो रेंज ऑफ t बराबर है 30, ठीक है। नाउ डायमेंशन ऑफ v क्या होती है, नलिटी ऑफ t प्लस रैंक ऑफ t, ये हमारे पास 50 आया था ऊपर, रैंक नलिटी ऑफ t प्लस 30, तो कितनी हो जाएगी नलिटी ऑफ t 20 सॉरी। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए मान लीजिए v बराबर है W1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ W2, और t ट्रांसफॉर्मेशन लगी है v से v, एक प्रोजेक्शन है W1 पे अलोंग W2 के अलोंग, देन याद रखना जब प्रोजेक्शन हो W1 की अलोंग W2 पे, तब t का ट्रांसफॉर्मेशन t के बराबर होगा, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी ना, उसी टाइप से यही है। नेक्स्ट हमारा ये हम रिजल्ट याद रखेंगे, रेंज ऑफ i माइनस टी क्या है यहाँ पर W2, और कर्नल ऑफ i माइनस टी बराबर क्या है W1। देखिए एक मिनट को, देखो ये करना कैसे है, टी इसके बराबर टी है, तो क्या हो गया, ये आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर हो गया, तो जब ये आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है, तो i में से मैं अगर t घटाऊंगी, आइडेंटिटी में से t घटाऊंगी, तो हम जानते हैं ना वो भी आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर होता है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो वो भी आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर होता है, तो रेंज जो है i माइनस टी, रेंज कौन आएगा W2 आएगा, और कर्नल किसके बराबर आएगा W1 के, ये हमें याद रखना है। और कर्नल t जो है उल्टा होगा, कर्नल t तो W2 और रेंज ऑफ t क्या होगा W1, ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई, मतलब जैसे पानी में बनती है, तो एक्स वाई की परछाई क्या बनेगी माइनस एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो वाई की जगह क्या बनेगा माइनस का वाई,
ठीक है। तो वी एफ मान लो वेक्टर स्पेस है, वी को मैंने डायरेक्ट सम में लिखा है, W1 W2 सब स्पेस है। किस तरीके के डायरेक्ट सम का मतलब क्या है, V बराबर W1 प्लस W2 लीनियर सम क्या है, यूनिक, और दोनों के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, 0, ये हमें गिवन है। तो हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V बराबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन W1 प्लस W2। जब रिफ्लेक्शन होगा, याद रखना, रिफ्लेक्शन के केस में W1 प्लस W2 ना निकल के वो W1 माइनस W2 निकलेगा। तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन ऑफ अबाउट W1 अलोंग W2, याद रखना W1 माइनस W2 निकलेगा वो। तो रिफ्लेक्शन अलोंग अबाउट W1 है अलोंग W2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो इसमें हमें कैसे देना है, देखिए मान लीजिए, देखिए रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की बतानी है तो वो अभी मैंने बताया था, एक्स वाई की जगह क्या बन जाएगा, माइनस वाई। मान लीजिए v बराबर है r² ओवर r, तो इसमें कितने टपल होंगे, 2। तो W1 को मैंने मान लिया x से 0 एक्स एक्सिस, और स्पैन किसके द्वारा है, वो 1 और 0 के द्वारा। ऐसे W2 को मान लिया 0 y, ठीक है। तो ये स्पैन किसके द्वारा है, 0 1 के द्वारा। नाउ एक्स वाई हमें पता है डायरेक्ट सम होना चाहिए W1 प्लस W2, तो एक्स वाई एक्स 1 0 y 0 1, तो हमने देखा ये एक्स वाई के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब वो है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में देखो कॉमन है या नहीं, 0, यस कॉमन होगा, ठीक है। ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो वो होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन। अब अगला हमें पढ़ा है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, वही सेम उसी तरीके से लेना है बेटा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एक्स और वाई, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एम एक्स और वाई इक्वल टू, देखिए एक मिनट, याद रखना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स वाई की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलेगी, एक्स कोमा माइनस के वाई, ठीक है। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई की कैसे निकलेगी, माइनस एक्स कोमा वाई, ठीक है। आगे देखिए रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एम एक्स और वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई एम एक्स की कैसे निकलेगी। देखिए ये हम कर चुके हैं सारा, तो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बता दूँ। देखिए जब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई बराबर एम एक्स अलोंग वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई एम एक्स की कैसे निकालनी है। देखिए इस रिफ्लेक्शन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए टी एक्स वाई पे मैंने पॉइंट लगाया और निकल के आ रहा है अल्फ़ा बीटा, तो इसको निकालने के लिए आप ट्रिक याद कीजिए, 2x प्लस एम वाई, ठीक है, डिवाइड में 1 प्लस एम स्क्वायर। उसमें भी हमने ऐसे किया था x प्लस एम वाई, बस वहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पे 2 करना है हमें, और माइनस x और x को घटा देना है। ऐसे ही 2 यहाँ पे m हो रहा जाएगा, 2m x प्लस एम वाई। देखिए ये सारा सेम रहेगा, बस साथ में m हो रहा जाएगा और माइनस का y, माइनस का क्या आ जाएगा y। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके फॉर्मूला ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रखिए। देखिए नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा को हमें पढ़ना है। देखिए अल्फ़ा को पढ़ने के लिए याद रखना a डैश नया जो पॉइंट है वो बराबर होता है r कोस 2 अल्फ़ा माइनस थीटा, क्या होता है 2 अल्फ़ा माइनस थीटा। b डैश बराबर नया पॉइंट क्या आ जाएगा, r साइन 2 अल्फ़ा माइनस थीटा। देखिए a को r कोस थीटा लिखते हैं, जैसे b को मान लो r साइन थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस थीटा, और ऐसे ही वहाँ पे थीटा की जगह 2 अल्फ़ा माइनस थीटा, याद रखना, इसको हमें लेना है। और a डैश जो नया पॉइंट है, देखिए मान लो मैं इसको खोलूँ तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, a डैश, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना आप। a डैश बराबर क्या होता है, a कोस 2 अल्फ़ा प्लस b साइन 2 अल्फ़ा, वो ईजी पड़ेगा। a डैश बराबर क्या होता है भाई, a कोस 2 अल्फ़ा प्लस में b साइन 2 अल्फ़ा, मतलब a के साथ कोस 2 अल्फ़ा और b के साथ साइन 2 अल्फ़ा। अब b डैश निकालना है तो उल्टा, देखो इसको इधर लिख दिया, तो a के साथ क्या आ गया साइन 2 अल्फ़ा, और b के साथ देखो ये इंटरचेंज हो गए ना, इसमें ये इंटरचेंज हो गए आपस में, कौन, साइन और कोस, तो यहाँ पे इंटरचेंज होने की वजह से यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया माइनस। इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो सीधे आपको फॉर्मूला ड्राइव करना तो आएगा नहीं, सीधे आपको रिफ्लेक्शन पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। a डैश नया पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a कोस 2 अल्फ़ा प्लस में b साइन 2 अल्फ़ा, और b डैश निकालने के लिए साइन और कोस को इंटरचेंज कर दीजिए और प्लस की जगह बीच में क्या आ जाएगा निशान, माइनस। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इफ़ v बराबर है W1 प्लस W2 डायरेक्ट सम है, और t एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है v से v में, वो रिफ्लेक्शन है अबाउट W1 अलोंग W2, कब होगी, दैन t इज 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और रिफ्लेक्शन में t ऑफ W1 प्लस W2 कैसे दी जाएगी, W1 माइनस W2 करके, ठीक है। आगे देखिए इफ़ v बराबर है W1 प्लस W2 डायरेक्ट सम के रूप में है, और t v से v रिफ्लेक्शन है अबाउट W1 अलोंग W2, देन टी स्क्वायर बराबर इनवॉलंटरी मैट्रिक्स होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या कहलाएगा, इनवॉलंटरी ऑपरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
कैसा होता है, आइडम्पोटेंट ना होकर इनवॉलंटरी ऑपरेटर होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट अगला है रोटेट। देखो वो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, अब हम पढ़ेंगे रोटेशन। देखिए रोटेशन में हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ए डैश बराबर होता है आर कोस अल्फा प्लस थीटा, अल्फा एंगल से हमने रोटेट कर दिया, ठीक है, और बी डैश बराबर होता है आर साइन अल्फा प्लस थीटा। देखिए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम खोल लेंगे आर बार, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है हमें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये तो हम खोल लेंगे। याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन फाइव प्लस थीटा या टी फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव बराबर होती है, और टी थीटा की पावर एन क्या होती है, टी एन थीटा, क्या होती है, एन अंदर आ जाता है, टी एन थीटा। और टी ऑफ ए बी सी अगर 3D दे रखा हो तो ए कोस अल्फ़ा माइनस के बी साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे देखिए इसमें जैसे उसमें प्लस था ए कोस अल्फ़ा प्लस बी साइन अल्फ़ा, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और ये दोनों इंटरचेंज होंगे सेम, वो तो प्लस, इसमें उल्टा होएगा, ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन है इससे ये उल्टा होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमें क्या दे रखा आगे, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट टी भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ए एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू एफ से इनटू एम डायमेंशन के वेक्टर स्पेस वी एफ में, एंड बी डैश सेट ऑफ ऑर्डर बेसिस है यू एफ वेक्टर स्पेस की और बी डैश है वी एफ वेक्टर स्पेस की। देन ट्रांसफॉर्मेशन लगता है टी यू, तो वो बराबर होएगा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में ए इंटू यू, ए मैट्रिक्स बनेगी और यू, ए एम क्रॉस एन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देंगे, और टी ट्रांसफॉर्मेशन है बी बेसिस उसकी, बी डैश दूसरे की, तो ट्रांसफॉर्मेशन बी डैश, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए भाई बी में कितने हैं, u1 से लेकर un, और बी डैश में कितनी बेसिस है, v1 से लेकर vm, m आएगा यहाँ पर, कितनी है vm, तो हमें पता है uf की डायमेंशन n है तो n बेसिस, इसकी डायमेंशन m है तो m बेसिस। नाउ देखिए टी ऑफ u1, इसको हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए अल्फ़ा 1 पॉइंट आया हमारा, इसको कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स में a11 v1 a21 v2 से लेकर am1 vm तक, ऐसे ही t2 को टी ऑफ u2 को लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हुए हम इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए जैसे हमारी मैट्रिक्स आती है m इंटू एन, ऑर्डर की आ गई मैट्रिक्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए b और b डैश बराबर है तो इसको t ऑफ b से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए मान लीजिए अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, टी आर की क्यूब ओवर आर से आर स्क्वायर आर दे रखा है हमें, टी ऑफ एक्स वाई जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब हमें बी बेसिस दे रखी है 1 0 0 0 0 1 एंड 1 1 1 1, ठीक है, तो और बी डैश बेसिस दे रखी है हमें 1 2 2 1। देखिए इसमें 3 बेसिस होंगे, उसमें 2 बेसिस होंगी, ठीक है। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है। देखिए इसकी डायमेंशन कितनी है 3 और इसकी डायमेंशन कितनी है 2 दे रखी है हमें। अब हमें देखो ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, टी ऑफ क्या है 1 0 0 से क्या बन रहा है 1 1, तो मैं मान लेती हूँ एक्स वाई जेड दे रखा है, तो इसको लिखूँगी एक्स, एक मिनट यहाँ पे, हाँ टी एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और प्लस जेड दे रखी है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब 1 पुट किया तो 1 और बाकी दोनों 0। अब इसमें भी पुट करना है ऐसे ही मुझे 1 0 0, तो ये 1 1 आ जाएगी, ऐसे ही इसमें 0 0 1 पुट कर देंगे, ऐसे ही 1 1 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास 3 थी, 3 से हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब हम 1 1 जो हमारी आई है उसको क्या लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो 1 1 जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लिखेंगे a इंटू, देखिए ये हमें दे रखी थी बी डैश की, बी डैश में क्या दे रखी थी 1 2 और 2 1, तो इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख के देखेंगे, तो 1 1 बराबर a ऑफ 1 2 प्लस में b ऑफ 2 1, इसको मल्टीप्लाई किया a 2a यहाँ पे 2b और ये b, अब इसको सम कर देंगे a प्लस 2b और 2a प्लस b लिख दिया, तो इसको 1 1 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से -1 1 को लिखेंगे तो उससे a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, तो मैंने इसको पुट किया, देखिए 1/3 और 1/3 1/3 1/3, और ये कितना है, देखिए इसको सोल्व नहीं करा, मैं सोल्व कर देती हूँ, a प्लस 2b बराबर -1 है और 2a प्लस में b बराबर है 1। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, 2a प्लस में 4b बराबर माइनस के 2, और ये 2a प्लस में b बराबर 1, सब्ट्रैक्ट करूँगी माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 3b बराबर -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1, -1 उसमें पुट किया, तो a प्लस 2 गुना में -1 बराबर -1, तो a माइनस का 2 बराबर -1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो -1 और 1 आई है, क्या ये -1 और 1। देखिए इसको लिखा कैसे गया है, ए बी है ना, ए बी कैसे लिखा गया, ए और बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी, मतलब वर्टिकल लिखा गया है। हाँ तो 1/3 1/3, इसमें क्या आई है हमारा आंसर 1 और -1, ए 1 आया है और बी क्या है, देखिए बी क्या है -1, वो लिख दिया। और ये देखो थर्ड वाले को और चेक करेंगे, उसको मैंने चेक नहीं किया, तो उससे आएगा 1/3 1/3, वो आप चेक करके देखना। ओके, तो इनको कैसे लिखा है, वर्टिकल, राइट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे राइट वर्टिकल। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन है P3R/R से P2R में सच डेट T ऑफ PX क्या बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ क्या है, और B और B डैश आज स्टैंडर्ड बेसिस है P3R और P2R की सेटिस्फाइंग, और B बराबर क्या देखा 1 1 + x 1 + x x का स्क्वायर x की क्यूब, और B डैश दे रखा है 2 x - 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। देखिए करेंगे कैसे इसको। सबसे पहली बात, P(n)R का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, लेस देन इक्वल टू n होती है। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस क्या है इसकी, 1x x² से लेकर x की पावर n+1 एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ P(n)R में कितने हैं, n+1 बेसिस होंगे। P3R में 4 बेसिस होगी, 1x x² x की क्यूब, और P2R में 3 बेसिस होगी, 1x x², ये B है और ये B डैश है, इतना हमें पता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा बेसिस की वैल्यू पुट की जाती है, तो बेसिस क्या है 1 पुट कर दी, तो 1 बराबर अब इसमें देखो वो एलिमेंट्स जो पीछे थे, इसमें क्या था, T ऑफ PX बराबर क्या है, P डैश x, मतलब डेरिवेटिव होके बाहर आ रहा है। अब मुझे बताइए 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², ये हमने लिख दिया। अब देखो 0 लाना है, तो 0 गुना में 1, बाकी सारा 0 ही होएगा, मतलब हमने वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही 1 लाना है, तो कॉन्स्टेंट वाला 1 है, बाकी सारे क्या है 0, और यहाँ पे x वाले कोफिशिएंट के अंदर 2 लिखना है, बाकी सारे के लिए क्या लिखने हैं 0। ऐसे x² वाले के साथ 3 लिखना है, बाकी सारे 0, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। तो अब इसकी हमने क्या बना दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 0 0 0, देखो 0 0 0 राइट वर्टिकल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर राइट वर्टिकल, तो मैं इसको वर्टिकल लिखूँगी 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0 1 0 0, इसको लिखूँगी 0 2 0, ठीक है, अगला लिखूँगी 0 0 3, लिख दिया। तो 3/4 ऑर्डर की हमारी ये मैट्रिक्स आ गई। अब आगे देखिए ये हमने मैट्रिक्स बना ली है। आगे B बराबर है 1 1 + x 1 + x x² और x की क्यूब, और B डैश है 2 x - 2 x² प्लस x प्लस 1, तो अब हमें इसमें T1 पुट किया, वही 1 का डेरिवेटिव 0, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, और 1 + x प्लस x², 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1 x² का 2x, x की क्यूब का डेरिवेटिव 3 बाहर और x का स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब इसमें देखो ये 0 है, अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें 0 गुना में 2 प्लस में 0 गुना में, देखो T1 बराबर 0 है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी 0 लाना है, हमें क्या लाना है 0, तो सारे 0 लिख दिए इनके साथ 0 0 0, कोफिशिएंट क्या लिख दिए 0 0 0। अब Tx + 1 बराबर 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 कोफिशिएंट ओनली कॉन्स्टेंट के साथ आएगा, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ कोफिशिएंट 1 ओनली कॉन्स्टेंट टर्म के साथ होगा, कॉन्स्टेंट टर्म के साथ, बाकी सारे 0 होंगे के साथ होगा। और यहाँ पे एक तो 1 का कोफिशिएंट है, एक 2 का कोफिशिएंट, बाकी सारे क्या हैं 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर a के साथ 2, ठीक है, x के साथ क्या लिखेंगे, सॉरी b कोफिशिएंट किसके साथ लिखेंगे x - 2 के साथ, और बाकी सारा c लिखा जाएगा, c × x² प्लस x प्लस 1। हाँ इस तरीके, सॉरी ये ना कंपेयर करके भी अपन निकाल सकते हैं, मतलब 3x² है, 3x² है, तो x² के साथ कोफिशिएंट लिखो a गुना में 2 b ऑफ x - 2, एक मिनट, इसमें x की क्यूब पुट करना है, क्या पुट करना है, x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x², तो a गुना में 2 है, यस, b गुना में x - 2 है, c गुना में क्या है x² प्लस x प्लस 1। ऐसे ही इसको क्या लिखा था a गुना में 2, हाँ a गुना में 2 प्लस में b गुना में c गुना में, इसमें 0 था ना, तो सारे मैंने सीधे 0 लिख दिए, इसमें a गुना में 2 b गुना में दिस 1 एंड c गुना में ये हमने लिख दिया है, मतलब ये वाली लिख दी है, ये पुट करी है और ये आ गई है हमारी, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आगे देखिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्या रिजल्ट है, लेट यू एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर f और v m डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, तो ये मैंने आपको बताया था b और b डैश स्टैंडर्ड बेसिस, b तो स्टैंडर्ड बेसिस है u की और b डैश है v की,
देन मैट्रिक्स क्या बनती है, ए आई जे एम बाई एन की बन जाती है। और इसमें स्केलर्स क्या होते हैं, एम एन स्केलर्स। नाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स वाई जेड कैसे निकल रहा है, मान लीजिए A1x B1y C1z A2x B2y C2z आ रहे हैं। अब मुझे इसमें 1 0 0 पुट करना है, तो मैं क्या पुट करूँगी, यहाँ पे 1 0 0 पुट कर दूँगी। मुझे बताइए 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा A1, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। ऐसे ही यहाँ पर 1 पुट करूँगी ये, बाकी सारे 0, तो 1 1 हो गया हमारा, है ना। A1 A2 आएंगे, मतलब 1 1। और इसी तरीके से T 0 0 1 पुट करना है, तो इसमें पुट करेंगे जस्ट अ मिनट, एक मिनट, इसने क्या दे रखा है, ये 1 1। ये पिछले क्वेश्चन को ही कर रखा है यहाँ पर, वरना तो ये आगे तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम ये सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, पिछला ही है। एक मिनट रुको, T1 0 0, हाँ वो, हाँ ये गलत दे रखा था, सॉरी, यहाँ पे आएगा पहले, सही है। ये A1 और ये क्या आ गया A2, तो ये किसके इक्वल है, A1 A2। इसको मैं 1 1 किसके बराबर दे रखा है इसमें 1 1, तो इसको मैं देखो x से भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, 1/3 ऑफ 1 2 और 1/3 ऑफ 2 1, तो यही आएगा। इसी तरीके से T 0 0 1 दे रखा है, ठीक है। ये पेपर में आपके पास ऑप्शन होंगे, उससे मतलब आप कर लोगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट रिजल्ट क्या है। मान लीजिए T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस UF से m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF में जा रहा है। B और B डैश ऑर्डर बेसिस है U और V की। इफ़ A मैट्रिक्स है T की रिलेटेड टू B एंड B डैश, देन अल्फा बिलोंग्स टू U, तो T अल्फा B डैश कैसे आएगा, A अल्फा ऑफ B बीटा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। आगे अल्फा बीटा क्या है, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है अल्फा की विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस बीटा के। और ये जो है T अल्फ़ा क्या है, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ T अल्फ़ा की विद रिस्पेक्ट टू बीटा डैश है। अब देखिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन के R² R से ओवर R² R, T(x, y) इधर का 2x - 5y और T3xy। अब हमें पता है इसकी ऑर्डर बेसिस क्या होती है, 1 0 0 1, और बीटा डैश हमें दे रखा है 1 2 2 1 और अल्फ़ा दे रखा 2 3, तो हमें वैल्यू पुट करके देखना है, तो वो हम देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा, मान लीजिए एस टी बीटा से बीटा डैश, ये तो ईजी है, एस और टी का प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए यू वी डब्ल्यू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखे हैं। टी ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी और रो है वी से डब्ल्यू, ठीक है। तो बीटा बीटा डैश बीटा डबल डैश ऑर्डर बेसिस दे रखी है यू वी और डब्ल्यू की। और ए मैट्रिक्स है जो बीटा और बीटा डैश से रिलेटेड है। डी मैट्रिक्स है जो बीटा डैश और बीटा डबल डैश से रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स ऑफ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन एस पी क्या जाएगी, उसको मैंने सी नाम दे दिया, तो सी बराबर आएगा डी मल्टीप्लाई ए। याद रखना पहले डी की फिर ए की। नेक्स्ट है, मान लीजिए टी लीनियर ऑपरेटर दे रखा है। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, जो सेम से सेम में लगता है। और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या दे रखी है, एन। बीटा और बीटा डैश दो ऑर्डर बेसिस दे दी मान लो वी की। तो अब हमें इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या क्या रखा है, दोनों की क्या होगी, सिमिलर। बीटा की और बीटा डैश की क्या होगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिमिलर होगी क्योंकि सेम लीनियर ऑपरेटर है। नेक्स्ट, तो ऐसे में सिमिलर मैट्रिक्स हम जानते हैं ना, सारी चीज़ें सेम होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल भी सेम होता है, मिनिमल पोलिनोमियल भी सेम होता है, और आइगन वैल्यू भी क्या रहती है, सेम। आगे देखिए टी P2R से P2R हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ PX क्या है, P डैश एक्स के बराबर है, मतलब डेरिवेटिव क्या रखा है। अब हमें पता है P2x की P2R की जो बेसिस है वो दे रखी है 1x x²। तो और बीटा डैश मतलब P2R दूसरे की क्या दे रखी है, दिस वन। तो अब हमें देखना है कि क्या वो एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं। तो वो एक दूसरे के क्या होंगी, सिमिलर, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है ना। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, देखिए भाई, जैसे चेक करना है, जैसे T1 बराबर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, x का 1, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो अब देखो ये 0 गुना में 1, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे P2x में, A0 A1x A2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो सारे 0 होंगे। 1 है तो ओनली कांस्टेंट वाली 1 है, सारी बाकी सारी 0। इसमें x वाली 2 है, बाकी सारी क्या है, 0। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, वर्टिकल 0 0 0, राइट वर्टिकल। तो मैं इसको लिख दूँगी, ये क्या है, 0 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0 0 2 0, वर्टिकल लिख दिया। वर्टिकली लिखेंगे 0 0 0,
हो गया। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यहाँ से अगर मैं निकालूंगी इक्वेशन तो वो एक्सी क्यूब आएगी। और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, वो कितना है, सारे 0 0 है तो 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, वो भी 0 आएगा। मिनिमल पॉलिनोमियल भी क्या आएगा, एक्स की क्यूब। ठीक है, तो टी ऑफ बी डैश ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल इसका एक्स की क्यूब। देखिए ऐसे ही मैं मतलब उसका भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने निकाल के नहीं दिखाया, सेम निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।